नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। हम लोग का अभी जो क्लास चल रहा है नीट यूजी 2022 के लिए क्लास 12 की क्लास, जिसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 12 लैक्टेशन। इसके पहले का अगर कोई स्टूडेंट क्लास नहीं देखे हो तो जाके जल्दी से उसे देख लेना, क्योंकि वो भी जरूरी पड़ेगा और बिना उसका तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। तो तुम लोग अगर नहीं देखे हो तो देख लो। और अभी है सौरभ देवनाथ, सोनिया छेत्री, प्रोनीता उपाध्याय एंड विराज। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल एंड लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज जो बारी है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें आज बारी है हम लोग का लैक्टेशन। पता है कि ये लैक्टेशंस मेमरी ग्लैंड्स, ये मेन रूप से मैमेलिया, जो मैमेलिया से बिलोंग करता है उसका एक यूनिक कैरेक्टर है। और ह्यूमन बींग्स भी उसी से बिलोंग करता है, जिसमें कि ये कंपल्सरी रूप से होता है। बिकॉज ह्यूमन बींग्स का जो बच्चा होता है जन्म के टाइम में बिल्कुल ही निस्सहाय होता है, उसमें अपनी कुछ भी कैपेसिटी नहीं होता। अगर जानवरों की, मैमेलिया में ही अगर जानवरों की बात करें, कोई भी जानवर जैसे गाय हो गया, बुफेलोज हो गया, तो बच्चे जन्म के साथ ही कुछ समय होते होते वो चलने लग जाता है, मदर के पास जाने लग जाता है। लेकिन बच्चों के, ह्यूमन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, मानव के केस में ऐसा कुछ नहीं है। मानव में बहुत सारा चेंजिंग है और जन्म के टाइम में बहुत ही ज़्यादा निस्सहाय है, किसी भी लायक नहीं है, एक तरह से कह सकते हो। जन्म के पहले भी मदर के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट था बच्चा, जन्म के बाद भी मदर के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है। फादर का जैसे कि जन्म के पहले, जन्म में जैसे फादर का सिंपली इतना योगदान था कि स्पर्म प्रोवाइड किया, स्पर्म में भी कंप्लीट स्पर्म नहीं जाएगा। एक स्पर्म का भले ही मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेट होता है सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम में, लेकिन जो फर्टिलाइज कर पाता ओनली वन, और उसमें भी पूरा का पूरा स्पर्म नहीं जा पाता, सिर्फ उसका जो क्रोमोजोम पोर्शंस है वही जा पाता है, और सेंट्रियोल। तो जैसे कि जन्म में उसका खास योगदान कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली क्रोमोजोम मतलब डीएनए जा रहा है, जो कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करेगा। बाकी का जितना भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, जितना भी चीज़ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी चीज़ मैटरनल साइड्स में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन पूरा 9 महीना, जिसके कि हम लोग जेस्टेशन पीरियड हम लोग बोले थे, वो पूरा का पूरा 9 महीना माँ के पेट में रहा बच्चा। उसके बाद जब देखा कि उसका ग्रोथ अब ज़्यादा दिन तक नहीं झेल पाएगी उसकी माँ, मतलब उसके अंदर में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकना है, तो फिर वहाँ से अब वो बाहर आता है, और बाहर में भी फुल्ली माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। अब माँ के ऊपर डिपेंडेंट है तो जिसमें बच्चा जन्म लेता है उसका स्टोमक की कैपेसिटी उतना नहीं है जो कि वो पी सके या खा सके, जो भी है बहुत थोड़ा सा होता है, जो कि सपोर्टेड बाय द मदर। और जो पहला प्रोवाइड किया जाता है मदर के द्वारा, दैट मिल्क इज नॉन, उसमें जो रहता है काफ़ी इम्यूनोजेनिक मटेरियल्स रहता है, जिससे कि हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो आगे चल के हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से, किस प्रकार से ये इनिशिएट होता है, क्या प्रोसेस है इसको इनिशिएट होने का, लैक्टेशन इनिशिएट होने का, किस तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि अब मान लो कि विदाउट प्रेगनेंसी क्या मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है, इज इट पॉसिबल। मेमरी ग्लैंड का किस समय डेवलपमेंट होता है, जैसे कि ओवरी का बताए थे, ओवरी और ओवुलेशन जन्म के पहले हो गया था इन द यूट्रस ऑफ द मदर। लेकिन यह मेमरी ग्लैंड के क्या केस में क्या होता है, क्या मेल में अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या मेल प्रोड्यूस कर सकेगा, या मेमरी ग्लैंड मेल में होता है कि नहीं होता है, अपने को ये भी देखना है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times qualified, सेट नॉर्थ ईस्ट qualified, more than 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education, 12 research papers in international journals. You can search त्रिभुवन कुमार भारती on Google. गूगल पे भी त्रिभुवन कुमार भारती को सर्च किया जा सकता है, सारा डिटेल मिल जाएगा। नाउ लेट अस मूव। तो हम देख रहे हैं कि इसमें आज के चैप्टर में जो देखेंगे वो है हमारा टॉपिक मेमरी ग्लैंड्स, बोले तो लैक्टेशन, किस प्रकार से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, क्या होता है मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, क्या होता है, क्या इसका बनावट होता है, ये सारा डिटेल हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस मूव
मेमोरी ग्लैंड्स इन ओरिजिनली जब देखते हैं तो ईच ब्रेस्ट इज ए हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शन ऑफ वेरिएबल साइज एंटीरियर टू द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ये जो हम लोग इसको बोले हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शंस, ये फीमेल्स में जो होता है ये प्रत्येक ब्रेस्ट मतलब दो ब्रेस्ट जो है दोनों ब्रेस्ट हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शंस होता है जो कि वेरिएबल साइज का होता है। सबका साइज सेम नहीं होता, अलग अलग साइज होता है। आगे चलकर हम लोग देखने वाले हैं किस किस फैक्टर पे ये साइज डिपेंड करता है। अब जानवरों में देखो जो वहाँ पर जो मेमोरी ग्लैंड से अलग डिजाइन का होता है, अलग है, उसका बनावट अलग है, और लेकिन ह्यूमन बींग्स में कुछ और है। हाँ, लोकेशंस कुछ और होता है और अदर्स एनिमल्स में, जबकि ह्यूमन्स में अलग लोकेशंस है। तो इन रियलिटी है क्या, ये एक हेमिस्फेरिक प्रोजेक्शंस है जो कि वेरिएबल साइज का होता है और एंटीरियर टू द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। इस चीज को याद रखना है अपने को, इस जगह पे पेक्टोरलिस मेजर मसल से अटैच रहता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना है, कभी कभी इससे नीट में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। Each breast has one pigmented projections, the nipple, that has a series of closely spaced opening of ducts called lactiferous duct where milk emerges। मतलब यहाँ पर सीरीज ऑफ डक्ट्स लगा हुआ रहता है, छोटा छोटा कई सारा डक्ट्स रहता है जिसे लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, जो कि निपल का पोर्शन बनता है। आगे चल के यही यहां पर देखो द सर्कुलर मेमोरी ग्लैंड्स में हम लोग देखते हैं द सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन सराउंडिंग द निपल इज कॉल्ड द एरियोला। मतलब ये जो पिगमेंटेड एरिया देख रहे हो इसे एरियोला कहते हैं। तो ये जो पिगमेंटेड एरिया देख रहे हो ये एरियोला का पार्ट कहलाता है। इट अपीयर्स रफ बिकॉज इट कंटेन्स मॉडिफाइड सीबेसियस दैट इज ऑयल ग्लैंड। यहाँ पर ये जो एरियोला एरिया है, ये जो देख रहे हो पिगमेंटेड, ये सीबेसियस ग्लैंड है, वो भी मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड है। सीबेसियस ग्लैंड ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड है। तो यहाँ पर ये सीबेसियस ग्लैंड का जो बनावट होता है, जो सीबेसियस मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड, यहाँ पर म्यूकस लाइक सब्सटेंसेस, ऑयली सब्सटेंसेस यहाँ पर रिलीज होते रहता है, जो कि इस एरिया को ब्रेकेज से रोकता है, ब्रेक होने से रोकता है। ठीक है, तो ये है इसका डिटेल स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेस्ट का या ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड्स का। तो यहाँ पर एक एक करके सारे पोर्शंस को याद रखना है एक एक चीज से। कई बार होता है क्या कि अपने को याद रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं, खास करके नीट के एग्जाम में, तो तुम्हें ऐसा फिगर दे दिया जाता है, और फिगर दे दिया जाता है तो फिगर की क्वालिटी, बिकॉज वहाँ पर लाखों में आगे चल के जब तुम लोगों का नंबर आएगा एग्जाम देने में, नीट का जब एग्जाम देने के लिए जाओगे तो मोर देन 20 लाख स्टूडेंट रहेगा, तो उतना क्वेश्चन पेपर जो प्रिंट होता है तो सभी का क्वालिटी ठीक नहीं होता। इसीलिए तुम्हें कुछ अच्छे से याद रखना पड़ेगा ताकि कंफर्म रहे और अच्छे तरीके से तुम्हें नॉलेज रहे। जैसे ये सबसे बाहर का एरिया स्किन है, इसको वर्टिकली कट किया गया, ये जो सेक्शन देख रहे हो वर्टिकली कट सेक्शन है जिससे कि सारा चीज नजर आ रहा है। तो ये जो मसल्स है जिससे कि अटैच्ड है, दोनों तरफ देख रहे हैं, दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। सस्पेंसरी लिगामेंट, ये जो लिगामेंट लगा हुआ है जिससे कि अटैच रहता है बीच बीच में, ये जो देख रहे हो ये जो पोर्शन है ये सस्पेंसरी लिगामेंट है। उसके बाद है ये एडिपोज टिश्यू जिसमें कि फैट ग्लोब्यूल्स, फैट स्टोर रहता है, और मेन रूप से मेमोरी ग्लैंड्स का या ब्रेस्ट का साइज इसी फैट के डिपोजिशन से डिसाइड होता है कि जिसमें जितना ज़्यादा फैट का डिपोजिशन रहता है, जितना ज़्यादा फैटी होता है, इसका साइज उतना ही बड़ा या छोटा होता है डिपेंडिंग अपॉन द एडिपोज टिश्यू। ये है लोब, ब्रेस्ट का लोब जहां पर कि सिक्रीशन होता है। और अभी कुछ देर पहले ये हाईलाइटेड एरिया जो डार्कली पिगमेंटेड एरिया है इसे एरियोला हम लोग कहेंगे। और जो सामने का पोर्शंस होता है जहां से कि बेबी मिल्क को सक क्या करता है उसे निपल कहते हैं। ओपनिंग ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट होता है ये वाला को, उसका लैक्टिफेरस साइनस, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, ये यहाँ से जाके यहाँ पर मिलता है, उसका लोब्यूल्स, इस तरह बताना पड़ेगा ना, एंड लास्टली एल्बोलाई। तो हम लोग एक एक चीज को सारा डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो एनसीईआरटी में कुछ एनसीईआरटी में ज्यादातर ऐसे अलग अलग है, तो इसी ढंग का उतना क्लियर फिगर नहीं रहेगा। इसके पहले वाला फिगर अच्छा था और भी आगे चल के हमें अच्छा से अच्छा फिगर आएगा, लेकिन एग्जाम में जो तुम्हें आने वाला है वो एनसीईआरटी से आने वाला है। तो तुम्हें इस डिजाइन का फिगर को याद रखना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा।
तो ये जो अब यहाँ से स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है, तो मेमोरी लोब, पहले तो ये है फैट ग्लोब्यूल्स, उसके बाद मेमोरी लोब, ये सब जो देख रहे हो, फिर मेमोरी एल्वेओलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, निपल एंड एरियोला, जो डार्कली पिगमेंटेड एरिया है। नाउ स्ट्रैंड्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ब्रेस्ट, दैट जिसे कि हम लोग कूपर्स लिगामेंट कहते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट को कूपर्स लिगामेंट कहते हैं, सपोर्ट द ब्रेस्ट। जैसे कि मान लो ये स्ट्रक्चर है, बनावट है बॉडी में, तो अब इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, रिब से सस्पेंसरी लिगामेंट लगा हुआ है, जो होता है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर ये है एल्वेओलस, इसमें लगा हुआ रहता है, राइट। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे थे, दिस इज द कूपर्स लिगामेंट। तो कई बार हमें कूपर्स लिगामेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाया करता है। These ligaments become looser with age or with the excessive strain that can occur in long term jogging or high impact aerobics। तो कोई अगर फीमेल ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट्स वगैरह में, या इस ढंग के फंक्शंस में रहता है, एक्सेसिव स्पोर्ट्स है, या तो मान लो एज बढ़ने के साथ साथ ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो लूज हो जाया करता है, या लॉन्ग जंपिंग वगैरह से रिलेटेड एथलेटिक्स वगैरह का रहता है, ये लूज हो जाया करता है समय के साथ। ठीक है, लेट अस मूव। अब ये इसी फिगर को जो अभी उस पेज में देखे थे, इसको थोड़ा इनलार्ज करके दिखलाया गया है, तो इसे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। जो ये जो पीछे का जो बोन है, इसे रिब बोन कहते हैं। ठीक है, जस्ट ए मिनट, एक चीज तुम लोग को क्लियर कर दें, क्योंकि हो सकता है तुम्हें क्लियर नहीं हुआ हो। ये पोर्शंस देखो जी, ये जो आगे का जो रिब बोन है जिससे कि लगा हुआ है, ये सेकंड से स्टार्ट होता है, सेकंड पे लगा हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में नहीं लगा हुआ है। तो जो ब्रेस्ट का प्रोजेक्शन है, जो ब्रेस्ट लगा हुआ रहता है, वो इसी एरिया में, जो हमारे आगे का रिब है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब के एरिया में रहता है। और ये है सिक्स्थ रिब, जहां पर कि हल्का फल्का इसका कंपोजिशन रहता है। लेकिन मेन रूप से अगर ये रिब नंबर बोले तो तुमको अगर क्वेश्चन में आता है तो इस तरीके से तुम्हें बनाना है, इसीलिए यहां पर इस डिजाइन का फिगर लिया गया है। ओके, नाउ कमिंग टू द अलग अलग पोर्शंस। जैसे यहां पर देख लो, तो जो अभी हम लोग वहां पर देख रहे थे 2D डायग्राम में, यहाँ पर 3D डायग्राम है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे है सस्पेंसरी लिगामेंट, या उसे कूपर लिगामेंट भी कहते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया देख रहे हो यहाँ पर क्लियरली, जो आगे का पोर्शन से इसे डर्मिस ऑफ द ओवरलाइंग स्किन कहेंगे। उसके बाद डक्ट ऑफ ब्रेस्ट, ये डक्ट बना हुआ है जिससे कि मिल्क आके जमा होता है एंड लास्टली रिलीज होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो ये 3D डायग्राम। फ्रॉम द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब ये जो लिगामेंट है जिसे कि हम लोग कूपर्स ग्लैंड कहेंगे, सॉरी कूपर्स लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट या कूपर्स लिगामेंट, ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आगे का पोर्शन से कवर है जिसे कि हम लोग निपल कहते हैं, वहां से अटैच्ड है ओपनिंग ऑफ द एल्वेओलस। दिख रहा है सभी कुछ? ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। तो अब है कि हम इसका डिटेल देखते हैं। विथ ईच ब्रेस्ट इज ए मेमोरी ग्लैंड, अ मॉडिफाइड सूडो ओरिफस, मतलब स्वीट ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस मिल्क। सूडोरिफेरस दैट इज स्वीट ग्लैंड, मतलब ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है, सूडोरिफेरस ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होता है, ये उसी के द्वारा बनता है। मतलब तुम लोग आगे चल के और भी कई जगह देखोगे स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड से मेन रूप से सूडोरिफेरस स्वीट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन होता है। और ये जो फैट पेक्टोरल फैट, इसको पेक्टोरल फैट कहते हैं, जिसके कारण साइज वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ये सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पर इस फिगर में क्लियर करके दिखलाया गया है, जिसे कि तुम लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अब है लोब्स, लोब्यूल्स, डक्ट्स एंड साइनसेस, ये सारा चीज से मिलके ये बना हुआ रहता है। आगे का पोर्शन निपल्स, फिर एरियोला, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, बस ये अलग अलग व्यूज से अलग अलग डिजाइन का इमेज हो, चाहे 3D डायग्राम हो, लेके तुम लोग को दिखाया जाता है ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बने ही बने। बस तुम लोग रेगुलरिटी मेंटेन करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, देखो कैसे नहीं होगा। और बच्चों तुम्हें पता है वेटेज, अगर तुम लोग नीट का एग्जाम दे रहे हो, अगर सिंपली 12th का एग्जाम देना है तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर नीट का एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हें पता है
50% वेटेज है बायो को, मतलब बायो काफी इंपॉर्टेंट मेजर रोल अदा करता है नीट के एग्जाम में। लेट अस मूव। A mammary gland consists of 15 to 20 lobes or compartments separated by variable amount of adipose tissue। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है उसमें 15 से लेके 20 तक लोब्स होता है, ठीक है, प्रत्येक, और कंपार्टमेंट्स होता है जो कि वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू रहता है, मतलब एडिपोज टिश्यू का अमाउंट वेरी करते रहता है, समय एक जैसा किसी में नहीं होता। तो 15 से 20 लोब्यूल्स होता है, जो अभी हम लोग यहाँ पर जो ये जो देख रहे हैं ना लोब्यूल्स एरिया, ये तो यहाँ पर तो सिंपली 5 दिख रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये 15 से 20 होता है, जिसमें कि फैट का डिपोजिशन अलग अलग होता है। इन ईच लोब आर सेवरल स्मॉलर कंपार्टमेंट्स कॉल्ड द लोब्यूल। प्रत्येक कंपार्टमेंट यहाँ पर लोब्यूल कहलाता है। कंपोज्ड ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स टर्म्ड एज एल्वेओलाई, दैट इज स्मॉल कैविटीज एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये जो एल्वेओलाई है, जैसे कि मान लो ये है लोब, दिख रहा है सभी को, चलिए यहां पर बना देता हूं। जैसे ये, अब इसके अंदर बहुत सारा कंपार्टमेंट्स बना हुआ है जहां पर कि मेन रूप से मिल्क का सिक्रेशन होता है। मतलब प्रत्येक लोब्यूल के अंदर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होता है, जिसे हम लोग एल्वेओलाई कहते हैं। मतलब ये हो गया लोब्यूल, ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये हो गया लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर जो ग्रेप क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर है ये मेन रूप से प्रोवाइड करता है, यही एल्वेओलाई है, जहां पर कि इसी एल्वेओलाई में मिल्क का सिक्रेशन होता है। यहाँ पर फिर से देखो सेम फिगर को लाया गया है। ये तुम लोग का ये जो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर पेक्टोरल फाइट से लगा हुआ है, सस्पेंसरी लिगामेंट से। तो लोब्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ये सब है। अंदर में फिर लेक्टिफेरस डक्ट ये लगा हुआ है। जब सभी जगह से मिल्क का सिक्रेशन होगा मेमोरी ग्लैंड से तो लेक्टिफेरस डक्ट में मूव करेगा, उसके बाद ये एम्पुलरी रीजन में जाके ये जमा रहेगा, और जब जरूरत पड़ेगा, जब बच्चा सक करेगा तो वहां से निपल से होते हुए ये रिलीज होगा। Now see, contraction of the myoepithelial cells surrounding the alveoli help propel milk towards the nipples। मतलब यहाँ पर मायोइपिथेलियल सेल्स जो रहता है, जो कि एल्वेओलाई के चारों बगल सराउंडिंग में रहता है। जैसे यहाँ पर प्रत्येक एल्वेओलाई देख रहे हो, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो लोकल सेल्स है जिसे कि हम लोग मायोइपिथेलियल सेल्स कहते हैं, यही मेन रूप से एल्वेओलाई को प्रेस करता है, ये एल्वेओलाई को प्रोपेल करता है मिल्क, जो कि निपल की ओर मूव करता है, क्योंकि फॉर्मेशन ओवरऑल एल्वेओलाई में मिल्क का हो रहा है, लेकिन मिल्क डक्ट से होते हुए निपल तक पहुंचेगा कैसे? डायरेक्टली नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वहां पर क्या होता है, ये जो मायोइपिथेलियल सेल्स होता है इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि जैसे ये सेल है तो बताए तो इसके चारों बगल, मेरे से ढक ये सेल है, सेल के चारों बगल वो मायोइपिथेलियल सेल लगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिल्क को प्रोपेल करता है। तो अभी कौन कौन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? सौरभ, सोनिया, प्रोनिता, मैक्स बी, जैक गेमिंग। तो कौन कौन अभी है जल्दी से बताओ, और कौन है? और भी एक दो स्टूडेंट आया हुआ है, तो कौन है अभी आज? यहां तक क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया है तो थम्स अप, क्लियर नहीं हुआ तो थम्स डाउन करो। प्रोनिता उपाध्याय है, और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर से बोलो, हम फिर से बताएंगे, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सोनिया का भी क्लियर है, और विराज नहीं है, सौरभ नहीं है। ओके, मोबाइल चालू करके छोड़ दिया है। लेट अस मूव। अगर यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेन मिल्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इट पासेस फ्रॉम द एल्वेओलाई इनटू द सीरीज ऑफ सेकेंडरी ट्यूब्यूल्स एंड देन इनटू द मेमोरी डक्ट्स। जो अभी हम लोग देखें स्ट्रक्चर, मतलब यहां पर सेकेंडरी ट्यूब्यूल से होता हुआ मेमोरी डक्ट में मूव करता है। Near the nipple, the memory ducts expand to form sinuses called lentiferous sinuses, where some milk may be stored before draining into a lentiferous duct। तो यहाँ पर sinuses का फॉर्मेशन हो जाता है, lentiferous sinuses जिसे हम लोग कहेंगे, जहाँ पर कि कुछ देर के लिए मिल्क स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, और जब जरूरत पड़ता है, मतलब जब बच्चा सकिंग करता है तो उस समय मिल्क निपल होते हुए रिलीज होता है। ठीक है। Each lentiferous duct typically carries milk from one of the lobes to the exterior। मतलब जितना भी यहाँ पर lentiferous duct है वो
प्रत्येक लोब से मिल्क को कलेक्ट करके वो आगे की ओर मूव करता है, आगे की ओर बोले तो निपल की ओर मूव कर देता है। तो कुछ देर के लिए इस डक्ट्स में, लेटिसिफेरस डक्ट्स में स्टोर रहता है मिल्क बिफोर द सकिंग ऑफ द बेबी। ओके, यहां तक क्लियर सबका? आगे बढ़ते हैं। द फंक्शंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स आर द सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड का मेन रूप से फंक्शन है सिंथेसिस करना, मिल्क को सिंथेसिस करना, मिल्क का सिक्रीशन भी करना, साथ ही साथ मिल्क को इजेक्ट भी करना। ये तीनों काम मेमोरी ग्लैंड के द्वारा ही किया जाता है। दीज फंक्शंस कॉल्ड लैक्टेशन आर एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। और ये जो फंक्शन है प्रेगनेंसी मतलब लैक्टेशन कहलाता है। क्या क्या? सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड इजेक्शन, ये लैक्टेशन कहलाता है, प्रोसेस ही लैक्टेशन कहता है, जो कि हम लोग का आज का टॉपिक है। और ये एसोसिएटेड किससे है? प्रेगनेंसी से और चाइल्ड बर्थ से। मतलब अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है किसी में और मान लो हार्मोन वगैरह इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसमें बनने लग जाएगा मिल्क, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोग पूछता है कि सर अगर मेल में भी अगर मेमोरी ग्लैंड होता है, कहता है अगर मेल में भी मेमोरी ग्लैंड होता है तो मेल में अगर हार्मोन इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या मिल्क बनने लग जाएगा? तो नहीं भैया, मेल में नहीं हो सकता। मेल में वेस्टिजियल ऑर्गन है मेमोरी ग्लैंड, होता है मेमोरी ग्लैंड मेल में भी, बट ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन का ये मतलब नहीं कि एंसेस्टर में हुआ करता था फंक्शनल, ये कभी भी फंक्शनल नहीं था, बस ऐसे ही उसका बनावट होता है, बट ये फंक्शनल नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो अब बताएं क्या कि ये जो रिलेटेड है ये मेमोरी मिल्क सिक्रेशन बोले तो लैक्टेशन, प्रेगनेंसी से और चाइल्ड बर्थ से, ये दोनों से रिलेटेड है। अदरवाइज ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है मिल्क सिक्रेशन। जब तक कि प्रेगनेंसी नहीं होगा, मिल्क मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं होता है, जिसे कि हम लोग प्राइमिंग कर सकते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स का प्राइमिंग नहीं होता है, इसलिए प्रेगनेंसी पीरियड में तो जो एरियोला रीजन होता है, जैसे कि मान लो ये निपल एरिया है तो यहाँ पर ज्यादा एरियोलर रीजन ज्यादा डार्क होता है, मतलब ये थोड़ा एक्सपेंशन होता है। अगर ऐसे नॉर्मली इतना है एरियोलर रीजन तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड होता है और ये बढ़ता है, मतलब प्रिपरेशन फॉर द फीडिंग ऑफ द चाइल्ड आफ्टर द बर्थ। और जिसमें बच्चे का जन्म होता है तो इमीडिएटली यहाँ पर मिल्क का सिक्रीशन नहीं होने लगता, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, जो कि आगे चल के अभी मतलब आज ही हम लोग इसे डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसा फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। तो जब बच्चा का जन्म होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, वेजिनल डिलीवरी हो या सिजेरियन के द्वारा, दोनों केस में पहले बेबी को ब्रेस्ट के पास रखना होता है। फिर जब बच्चा सक करता है तो कुछ देर के बाद से मिल्क रिलीज होना, मिल्क बनना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि जन्म हुआ और डायरेक्टली मिल्क बनता है, नो। वहां पर बच्चा जब सक करता है, सकिंग परफॉर्म करता है, तो उसमें भी तुरंत नहीं होता, कुछ देर के बाद से मिल्क रिलीज होना स्टार्ट होता है। So, milk production is stimulated largely by the hormone prolactin from the anterior pituitary with contribution from progesterone and estrogen। ये मिल्क का जो सिक्रीशन होता है, प्रोडक्शन होता है, मेन रूप से प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड किसके द्वारा? प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के द्वारा सपोर्ट से मिल्क का बनता है। द इजेक्शन ऑफ मिल्क इज स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन, मतलब मिल्क जो इजेक्शन जो मिल्क का होता है वो ऑक्सीटोसिन से होता है। इसीलिए कई बार तुम लोग सुने भी होंगे कि गाय वगैरह में जब मिल्क नहीं देती है गाय तो उसको ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाय इंजेक्शन उसमें दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है सिरिंज से। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क इजेक्शन करवाता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन मिल्क बनाता नहीं। मिल्क बनाने वाला जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। So oxytocin, which is released from the posterior pituitary in response to the sucking of an infant on the mother's nipple। तो ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है कब? जब बच्चा मदर्स निप्पल को सकिंग कर रहा है। तो जब बच्चा सक करता है तब जाके वहां से स्ट्रेच रिसेप्टर होता है निप्पल में प्रेजेंट, वो स्ट्रेच रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को जाता है। हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि भैया ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, बच्चे को मिल्क की जरूरत है। अब वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो जाता है ऑक्सीटोसिन और मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और वहां से मिल्क रिलीज होता है। बट मिल्क बनाने में जो काम आया था प्रोलैक्टिन विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस, राइट। लेट अस मूव। तो यहाँ पर एक उसी का डिटेल्स है फिर से, जो कि लोब्स है जहां पर कि मिल्क का सिक्रीशन होगा मेन रूप से इसी जगह पे बनता है। तो यहाँ पर ईच लोब्यूल्स जो है, ये जो देख रहे हो, प्रत्येक लोब्यूल के ऊपर हार्मोन आके एक्ट करता है।
ठीक है। और यहाँ से हार्मोन जब एक्ट करता है तो यहाँ से मिल्क का सिक्रीशन हुआ और लेटिसिफेरस डक्ट में जाके वो कुछ देर के लिए स्टार्ट होता है, और उसके बाद जिसमें बच्चा परफॉर्म करता है सकिंग, तब जाके इस लेटिसिफेरस साइनस में जाके स्टोर होता है, एंड लास्टली जब सक करता है बच्चा तो जाके वो रिलीज होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये फीडबैक मैकेनिज्म काम करते रहता है लगातार। ओके, ये भी उसी है। अभी जो हम लोग 3D देख रहे थे, ये वाला जो 3D मॉडल देखे हैं, तो इस 3D मॉडल के साथ में ये 2D में यहाँ पर देखो तो यहाँ पर वर्टिकल सेक्शंस मेमोरी ग्लैंड का दिखलाया गया है, जो कि हम लोग पहले भी देखे हैं। तो यहाँ से बन के जब यहाँ प्रत्येक जगह से बन रहा है और स्टोर होता है यहाँ पर साइनसेस में, फिर एम्पुलरी रीजन में आकर आता है, और जब सकिंग परफॉर्म किया जाता है तो यहाँ से मिल्क रिलीज होता है। मूव लैक्टेशन। लैक्टेशन इज अ सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। अगर डेफिनेशन पूछता है तो यहाँ से होगा, मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज होता है उसे ही लैक्टेशन कहते हैं। आगे, ए प्रिंसिपल हार्मोन इन प्रमोटिंग मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन इज प्रोलैक्टिन। मिल्क सिंथेसिस और सिक्रीशन में जो मेन रूप से हार्मोन एक्ट करता है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो पार्ट है। प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ओके, जिसको कि PRL भी कहा जाता है, which is secreted from the anterior pituitary gland. Okay, even the prolactin levels increases as the pregnancy progresses, no milk secretion occurs because progesterone inhibits the effect of prolactin. जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट नहीं होता। कारण क्या है कि उस समय प्रोजेस्ट्रॉन जो है ना वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को, जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन पहले से बनना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, प्रोलैक्टिन हार्मोन पहले से बनना स्टार्ट हो गया है, उसके बावजूद भी मिल्क सिक्रीशन नहीं होता। व्हाई? बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन, जब बच्चा जन्म हो जाता है तो प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट घटता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल घटता है विद हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन। मतलब प्रोजेस्ट्रॉन का एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है तो प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट घटता है, और वो एक्ट होता है, फिर प्रोलैक्टिन काम करना स्टार्ट करता है बाय द सकिंग फंक्शंस, सकिंग एक्टिविटी परफॉर्म बाय द बेबी। यहां पर एक तरह से फीडबैक डायग्रामेटिकली दिखलाया गया है कि फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल्स, बच्चा यहां पर सकिंग परफॉर्म कर रहा है निपल एरिया में, जैसे बताया कि जन्म के 30 से 60 सेकंड के बाद मिल्क बनना स्टार्ट होता है। उस समय जब बच्चा परफॉर्म करता है जन्म लेने के बाद जस्ट बाद, तो उस समय मिल्क नहीं बनता है। तो क्या होता है, जब बच्चा सक करता है तो ये रिसेप्टर जो है निपल में लगा हुआ स्ट्रेच रिसेप्टर, ये यहाँ से रिसीव करता है सिग्नल को, दे देता है हाइपोथैलेमस ब्रेन को। ब्रेन अब वहां से सिग्नल दो जगह भेजता है, एक पिट्यूटरी को भेजता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, और दूसरा वहां से ऑक्सीटोसिन मिल्क पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इंफॉर्मेशन देता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, जो कि मिल्क इजेक्शन में काम करता है। मतलब यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है मिल्क सिक्रीशन में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन काम करता है मिल्क इजेक्शन में। ठीक है। So, after delivery, the levels of estrogen and progesterone in the mother's blood decreases and the inhibition is removed. मतलब यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के कारण प्रोलैक्टिन इनहिबिटेड था, फंक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे डिलीवरी हुआ प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का अमाउंट घटा ब्लड में, और जिसका परिणाम हुआ कि प्रोलैक्टिन अब काम करने लगा। The principal stimulus in maintaining the prolactin secretion during lactation is the sucking action of the infant. मतलब यहाँ पर मेन रूप से जो अमाउंट, जो मेंटेनेंस होता है प्रोलैक्टिन का कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज होना चाहिए, ये डिसाइड किया जाता है बच्चे के द्वारा, बच्चा कितना सकिंग परफॉर्म करता है। अगर कोई मदर बच्चे को मिल्क नहीं पिलाती है, बोले तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना छोड़ दे तो 2 से 3 दिन होते होते ब्रेस्ट मिल्क बनना बंद हो जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पर ब्रेन को इंफॉर्मेशन जा रहा है अब बच्चे को दूध की जरूरत नहीं है, अब बच्चे को मिल्क की जरूरत नहीं, बिकॉज वो जो सेंसेशन रिसेप्टर से जो गया है हाइपोथैलेमस को, वो नहीं जा रहा, बच्चा सकिंग नहीं कर रहा, तो वहां पर स्टोर रह गया मिल्क, ब्रेस्ट में ऑलरेडी मिल्क जमा रह गया, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास चला जाता है हाइपोथैलेमस को कि अब बच्चे को दूध की जरूरत नहीं है। तो वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन रिलीज करवाना बंद कर देता है। जब ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होता तो ऑटोमेटिकली ना ही मिल्क बनता है और ना ही मिल्क रिलीज होता है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है, कि कई सारा केस में क्या होता है कि
सकिंग नहीं भी परफॉर्म किया गया, कई सारा नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि हमारा, बिकॉज ये खेल पूरा का पूरा हमारे ब्रेन का है, हाइपोथैलेमस ये इंफॉर्मेशन देता है पिट्यूटरी को, रिलीज द हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब माँ बच्चे की रोने की भी आवाज सुन जाए या आंखों से देख भी ले कि बच्चा भूखा है, तो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, तो मिल्क इजेक्शन एंड मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब लेकिन स्टार्टिंग में, लेकिन फर्स्ट टाइम जिसमें मिल्क का सिक्रीशन हुआ था उस समय सकिंग परफॉर्म मस्ट था, लेकिन आगे चल के ये जरूरी नहीं होता। ऐसे नॉर्मली यही है कि जब बच्चा सकिंग करेगा तभी मिल्क निकलेगा, तभी मिल्क का सिक्रीशन भी होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बहुत सारे में कि अगर माँ सुन भी ले कि उसका बच्चा भूखा है या उसका बच्चा रो रहा है, तो उस कंडीशन में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लग जाता है और मिल्क भी रिलीज होने लग जाता है, राइट। सो सकलिंग इनिशिएट nerve impulses from the stretch receptor in the nipples to the hypothalamus, जो अभी बोले हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन गया, the impulses decreases hypothalamic release of prolactin inhibiting hormones that is PIH। अब ये जो इम्पल्स गया है हाइपोथैलेमस में, वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स को रोक देता है एंड इंक्रीजेज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पीआरएच। अब वो इनिशिएट करता है पीआरएच को रिलीज करना, सो मोर प्रोलैक्टिन रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। तो ये जो फंक्शन है, फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है यहाँ पर एक तुम डायग्राम देख रहे हो, इसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। क्या हुआ, बच्चा सकलिंग परफॉर्म किया, सेंसरी इंपल्सेस गया हाइपोथैलेमस को, यह थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इमेज क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं हाइपोथैलेमस को इंपल्स गया, हाइपोथैलेमस इमीडिएटली पिट्यूटरी ग्लैंड को इंफॉर्मेशन दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या किया, प्रोलैक्टिन रिलीज किया, प्रोलैक्टिन गया मिल्क प्रोडक्शन करवाया मेमरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और वो एक्ट किया जाके मेमरी ग्लैंड पे और मिल्क को रिलीज करवाया, ठीक है। तो इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म, अगर सकलिंग परफॉर्म करना बंद हो जाए, ये इंपल्सेस नहीं जाएगा, ये इंपल्स नहीं जाएगा तो ये भी कट जाएगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं करेगा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन के लिए और मिल्क बनना बंद हो जाएगा कुछ दिनों में। नाउ ऑक्सीटोसिन कॉजिंग रिलीज ऑफ मिल्क इनटू द मेमरी डक्ट्स बाय द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के द्वारा मेमरी डक्ट्स के द्वारा मिल्क को रिलीज करवाता है। मिल्क फॉर्म बाय द ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट इज स्टोर्ड अंटिल द बेबी बिगिंस एक्टिव सकलिंग। अब जो मिल्क जो बना है वो ग्लैंडुलर सेल्स जो है ब्रेस्ट का उसमें स्टोर रहता है, और तब तक ये स्टोर रहता है जब तक कि बच्चा सकलिंग परफॉर्म ना करे, ठीक है। लेकिन अगर वही बच्चा सकिंग ना करे, मिल्क नहीं यूज हो, तो वही मिल्क एक निगेटिव फीडबैक पहुंचा देगा वहां तक कि अब बच्चे को मिल्क की जरूरत नहीं है। Stimulations of touch receptors in the nipple initiate sensory nerve impulses that are relayed to the hypothalamus। अब यहाँ पर जो सकिंग कर रहा है निपल्स में, तो वो क्या होता है, वहां पर नर्व इंपल्सेस पहुंचा दिया जाता है हाइपोथैलेमस को। इन रिस्पॉन्स सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इंक्रीजेज, और उसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ जाता है। कैरिड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू द मेमरी ग्लैंड्स, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल दैट इज स्मूथ मसल सेल्स लाइक सराउंडिंग द ग्लैंडुलर सेल्स एंड डक्ट्स। तो यहाँ जो स्मूथ मसल सेल्स जो ग्लैंडुलर सेल्स को कवर करके रखा हुआ था उसके आसपास में, उसको स्टिमुलेट कर देता है। The resulting compressions moves the milk from the alveoli of the mammary glands into the mammary duct where it can be suckled। तो अब उसके बाद क्या होता है, मेमरी ग्लैंड से होते हुए मेमरी डक्ट और एम्पोलरी रीजन होते हुए पहुंच जाता है निपल के एरिया तक में, जहां पर कि बच्चा उसको सक कर सकता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं मिल्क इजेक्शन, ठीक है। अब इसी चीज को यहां पर देखो, यहां से जैसे कि बना, ये जो देख रहे हैं ये है मायोएपिथेलियल से, नजर आ रहा है तुम लोगों को, जो पिंक कलर का जो एरिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगा हुआ है ग्लैंड के ऊपर, वो प्रोजेक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है इसी को कहते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स ये सब है। अब यहाँ पर जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स है उसको टाइटली पकड़ेगा, जब टाइटली पकड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वहां से रिलीज हो जाएगा मिल्क। अब ये मिल्क यहाँ से रिलीज होता हुआ डक्ट्स होते हुए मसल सेल्स इन द वॉल्स ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा इन रिस्पॉन्स, एंड लास्टली मिल्क निपल होते हुए बाहर की ओर इजेक्ट होगा,
क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है सभी का? सभी का क्लियर है? नाउ मूव। तो ओवरऑल कहें कि यहां पर जो फंक्शन हो रहा है सकलिंग परफॉर्म के द्वारा, तो जो पहला मिल्क रिलीज हुआ, जो पहला जब फर्स्ट टाइम जब सकिंग परफॉर्म किया बच्चा, तो उस समय स्टार्टिंग में 30 से 60 सेकंड तक नहीं निकला। जब सकलिंग परफॉर्म किया गया तो उसके बाद से ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्ट किया और उसके बाद मिल्क रिलीज हुआ। तो पहला का कुछ दिनों तक जो मिल्क बनता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो यहां पर इमीडिएटली क्या होता है, बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ तो बच्चे को ब्रेस्ट से लगाया जाता है, सीने से लगाया जाता है, ताकि क्योंकि अंदर का इन्वायरमेंट में बेबी था उस समय तक, जन्म के पहले तक, तो अंदर में यूट्रस के अंदर जो बेबी था वहां पर काफी गर्मी था, हॉट क्लाइमेट था। लेकिन इमीडिएटली जैसे ही वो धरती पे आया, धरती पे उसे ठंडा, काफी ठंडा, इसीलिए कांपता है। अगर तुम लोग कभी देखे होगे न्यू बॉर्न बेबी को, काफी कांपते हुए रहता है। कारण है कि अंदर में उसके लिए हॉट क्लाइमेट था, बाहर आया ठंडा हो गया, तो इसीलिए वहां पर स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाया जाता है, चाहे वो सीजरिंग के द्वारा प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ हो या डायरेक्टली नेचुरल डिलीवरी हुआ हो। दोनों केस में बेबी को ब्रेस्ट से लगाया जाता है ताकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, हीट, बॉडी का हीट, मदर्स के बॉडी का हीट बच्चे तक पहुंचे और वो हीट बैलेंस करता है। और कांटेक्ट क्या क्या काम करता है? नंबर 1 स्टेबलाइज बेबीज टेम्परेचर, बेबी का जो टेम्परेचर है जो घट गया इमीडिएटली बाहर में आके, उसको स्टेबलाइज करता है। साथ में रिस्पायरेटरी रेट को बैलेंस करता है, ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है, और भी कई सारा फंक्शंस। ये तो कुछ हुआ, लेकिन इसके अलावा कई सारा फंक्शंस परफॉर्म करता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जो कि इमीडिएटली जन्म के कुछ ही देर के बाद करवाना जरूरी होता है। तुरंत में मिल्क नहीं बनेगा, नो डाउट, लेकिन वहां पर, और साथ ही साथ पता है कि ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट ब्रेन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे जो कोलेस्ट्रम है, जो फर्स्ट मिल्क है मदर का, वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है बेबी के लिए। Even though the actual ejection of milk does not occur until 30 to 60 seconds after nursing begins the latent period, some milk stored in lactiferous sinuses near the nipple is available during the latent period. 30 to 60 सेकेंड्स, मतलब जन्म के 30 to 60 सेकेंड के आसपास तक मिल्क नहीं बनता, लेकिन फिर भी वहाँ जो साइनसेस है वहाँ पर कुछ मिल्क जमा रहता है निपल रीजन में। स्टिमुला अदर देन सकलिंग सच एज हियरिंग बेबी क्राई कैन ऑल्सो ट्रिगर ऑक्सीटोसिन रिलीज एंड मिल्क इजेक्शन। बेबी अगर चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज ट्रिगर कर सकता है, हो सकता है ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाए और उस कंडीशन में भी हो जाएगा। तो जो पहला मिल्क है जो कि येलो कलर का हुआ करता है, जिसे कि कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है, लैक्टोज होता है। तो वो क्या करता है, उस कोलेस्ट्रम में लैक्टोज जो होता है हमारे ब्रेन का, मतलब हमारा हो गया पहले ही जन्म के टाइम में, तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में भी काम आता है। बीमारियों से लड़ने की इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है, बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी एंड द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ द मेमोरी ग्लैंड सीक्रेट ए क्लॉडी फ्लूइड कॉल्ड द कोलेस्ट्रम। मतलब कुछ दिनों तक कोलेस्ट्रम प्रोवाइड करता है, पहला कुछ दिनों तक। ऑल्दो इट इज नॉट ए न्यूट्रिशियस एज मिल्क, हालांकि ये मिल्क जितना न्यूट्रिशियस होता है उतना कोलेस्ट्रम नहीं न्यूट्रिशियस होता है। इट कंटेन्स लेस लैक्टोज एंड वर्चुअली नो फैट, मतलब यहाँ पर लैक्टोज भी कम रहता है और फैट भी नहीं होता। सिबर्स एडिक्वेटली अंटिल द अपीयरेंस ऑफ ट्रू मिल्क ऑन अबाउट द 4th डे। और ट्रू मिल्क जो बनता है लगभग 4था दिन से बनना स्टार्ट होता है। जब 4 दिन हो जाता है बेबी के जन्म का, तब जाके ट्रू मिल्क का फॉर्मेशन होता है। उसके पहले तक फॉल्स मिल्क या कोलेस्ट्रम ही रहता है। कोलेस्ट्रम एंड मैटरनल मिल्क कंटेन्स इंपोर्टेंट एंटीबॉडीज दैट प्रोटेक्ट द इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ। यहाँ पर कई सारा एंटीबॉडीज होता है जो कि बेबी के कुछ स्टार्टिंग का कुछ दिनों तक बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। जैसे देखो बच्चे का स्टोमक स्टार्टिंग में ज्यादा कैपेसिटी नहीं होता। अगर पहला दिन की बात बोलें तो एक अंगूर के साइज का, ग्रेप के साइज का उसका साइज हुआ करता है बच्चे का स्टोमक। मतलब इसीलिए होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस 7-8 बार थोड़ा थोड़ा बच्चा मिल्क पिया करता है। तो पहला दिन अगर बात करें तो अंगूर के दाने के जैसा, मतलब अंगूर के साइज का होता है, इसे थोड़ा सा ही पीने से हो जाता है। और बिकॉज 4 दिन तक तो दूध बनता भी नहीं है, कोलेस्ट्रम रहता है जो कि स्टोर रहता है। ट्रू मिल्क तो 4 दिन के बाद बनेगा।
अगर अब तीसरा दिन के आसपास में क्या होता है, एक सिंपल नींबू के साइज का उसका स्टोमक रहता है। 10वां दिन होते होते एक साइज का उसका ग्रो कर जाता है स्टोमक, धीरे धीरे स्टोमक बढ़ता है। स्टार्टिंग में स्टोमक बहुत छोटा होता है, जो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो, तो ज्यादा कैपेसिटी ही नहीं होता है बच्चे का मिल्क स्टोर करने की। तो ओवरऑल कहें कि ये जो स्टार्टिंग का इसीलिए डॉक्टर क्या कहता है कि सख्त मदर मिल्क के अलावा शुरू का 6 महीना तक बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं देना है, ना ही कोई फॉर्मूला मिल्क देना है, ना ही हनी चटाना है। बहुत सारा में ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि बच्चे को हनी चटाया जाता है, हनी शहद, ताकि बच्चा मीठा बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें तो और कई सारा एंटीबॉडीज वगैरह होता है जो कि बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह होता है हनी में। पानी, शुगर वाटर भी नहीं पिलाना है, कोई भी चीज फॉर्मूला। अगर मिल्क बन ही नहीं रहा, कई सारा केस में होता है कि मिल्क नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला मिल्क या डब्बा मिल्क वो भी डॉक्टर के सजेशन पे मिलाना है, लेकिन उसमें भी कोशिश करना होता है और धीरे धीरे मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो पहला मिल्क होता है ना, शुरू का खास करके 3 से 4 दिन का कोलेस्ट्रम, वो बच्चे के लिए काफी फायदेमंद होता है। और आगे चल के जो 6 महीने तक किसी भी इवन थोड़ा सा भी पानी बच्चे को पिलाने से प्रोहिबिटेड है। ओके, following birth of the infant, the prolactin levels start to return to the known parentage level। अब क्या होता है कि जैसे कि बच्चे का जब जन्म हो गया तो धीरे धीरे प्रोलैक्टिन लेवल जो होता है नॉन प्रेग्नेंट लेवल तक पहुंचने लगता है, मतलब प्रोलैक्टिन का लेवल धीरे धीरे घटते रहता है। However, each time the mother nurses the infant, nerve impulses from the nipples to the hypothalamus increases the release of PRH and decreases the PIH, resulting in a 10-fold increase in the prolactin secretion of the anterior pituitary that lasts about an hour। होता क्या है कि जब नॉर्मली धीरे धीरे प्रोलैक्टिन का लेवल घटते चला जाता है मदर में, लेकिन जैसे जब बच्चा मिल्क पीता है, सकिंग करता है, तो तब इंपल्सेस, नर्व इंपल्सेस ब्रेन तक जाता है, जो कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है उसको रोकता है और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को इंक्रीज करता है हाइपोथैलेमस। और प्रोलैक्टिन जितना बार पीता है प्रत्येक बार 10 गुना ज्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होता है और ज्यादा से ज्यादा मिल्क बनते जाता है, मतलब मिल्क की कोई कमी नहीं होता। जब तक कि बच्चे सकिंग करता रहेगा, मिल्क रिलीज होता रहेगा, बच्चा को मिल्क पिलाना बंद कर दे मदर, मिल्क बनना बंद हो जाएगा, यही प्रोसेस चलता है। If the surge of prolactin is blocked by injury or disease, or if nursing is discontinued, mammary glands lose their ability to secrete milk in only a few days। अगर जो बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया जाए किसी भी कारण से, चाहे वो इंजरी हो या एंटीबायोटिक वगैरह, मतलब बीमार हो गई मदर और एंटीबायोटिक वगैरह का यूज किया जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर सजेस्ट करता है कि बच्चे को दूध नहीं पिलाने के लिए। तो अगर बंद कर दे बच्चे को दूध पिलाना, तो कुछ ही दिन में, बहुत कम टाइम में ही परमानेंटली मिल्क बनना बंद हो जाता है। ये तब तक बंद रहेगा जब तक कि दोबारा प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। इवन द मिल्क सिक्रीशन इज नॉर्मली डिक्रीजेज considerably within 7 to 9 months after birth, it can continue for several years if nursing or breastfeeding continues। हालांकि 7 से 9 महीने में ही प्रोलैक्टिन का अमाउंट मिल्क सिक्रीशन घटने लग जाता है, लेकिन बरसों तक चल सकता है, 2 से 3 साल भी चल सकता है अगर माँ बच्चे को दूध पिलाता रहे। हम खुद 3 से 4 साल तक पिए थे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हमारा लैक्टेशन कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। और दूसरा, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलो और अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में शेयर भी करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हो सके। हैव यू एनी क्वेरीज? किसी को कुछ क्वेश्चन है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगला लेसन के साथ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। और अगर तुम लोग नीट का कोई सोच रहे हो कि नीट का भी एग्जाम देना है, तो अगर नीट के बारे में सोच रहे हो, अगर डिवोटेड हो नीट के लिए, तो 9 बजे से फर्स्ट ईयर का क्लास 11 का क्लास होना है, तो तुम लोग उस क्लास को भी अटेंड करो। ओके, बाय।